हेलो एवरीवन, दिस इज़ शाहरुख हामिद खान और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल SRK पाठशाला में। और आज जो मैं आपके सामने वीडियो लेकर आया हूँ वह है पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 2 क्लास 10th का फेडरलिज्म। आइए जानते हैं इस चैप्टर के बारे में। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यह चैप्टर काफ़ी लंबा है, इसलिए हमने इसको दो पार्ट्स में बनाया है। तो यह पहला पार्ट आप इस वीडियो में देखेंगे, इसके बाद का जो चैप्टर रहेगा रिमेनिंग वो आपको दूसरी वीडियो में मिल जाएगा। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, फेडरलिज्म जो वर्ड है वह एक लैटिन भाषा के वर्ड से बना है, फीडस से, जिसका मतलब होता है अलाइंस, मतलब कि रिलेशन। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर में हम किसी चीज़ के रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, जानते हैं फेडरलिज्म के बारे में। तो फेडरलिज्म क्या होता है? किसी भी कंट्री में जब गवर्नमेंट को कुछ उसके लेवल्स में डिवाइड किया जाता है तो उसे ही हम ऐसे सिस्टम को बोलते हैं फेडरल सिस्टम। बात करें इंडिया की तो आप जानते हैं कि इंडिया में जो गवर्नमेंट है उनके बेसिकली 3 लेवल्स हैं। कौन कौन से लेवल्स हैं वे? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट, जिसे हम पंचायती राज कहते हैं। तो जब किसी कंट्री में गवर्नमेंट एक सेंट्रल गवर्नमेंट ना होकर उसके कुछ लेवल्स में उसे डिवाइड किया जाता है तो उस सिस्टम को हम बोलते हैं फेडरल सिस्टम या फिर फेडरलिज्म। A federation has two levels of government. Both these levels of government enjoy their power independent of the other. तो यहाँ से समझ में हमको आता है कि जो फेडरल सिस्टम होता है उसमें गवर्नमेंट के 2 या 2 से अधिक लेवल हो सकते हैं और अलग अलग लेवल्स के अपने अपने पावर्स होते हैं जिसे वे इंडिपेंडेंटली यूज़ कर सकते हैं। आगे देखते हैं। वन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द एंटायर कंट्री दैट इज़ यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर अ फ्यू सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट। मतलब जो गवर्नमेंट का एक लेवल होगा वह क्या करेगा? वह ऐसे सब्जेक्ट को देखेगा जो नेशनल इंटरेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। मतलब जो नेशन वाइज जो भी सब्जेक्ट आएंगे राष्ट्रीय तौर पर, उसके लिए एक गवर्नमेंट होगी और जो दूसरी गवर्नमेंट होगी, जो दूसरा लेवल होगा गवर्नमेंट का, वह क्या करेगा? वह डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिंग देखेगा अपने अपने स्टेट्स की। हमने देखा है कि जो भारत देश है वह कई राज्यों में विभाजित है। तो कई राज्यों में उसे क्यों विभाजित किया गया है? ताकि अलग अलग राज्य अपना अपना एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से चला सकें। तो इस तरीके से, जिस तरीके से हमारे इंडिया में है, इस तरीके से कई कंट्रीज़ में फेडरल सिस्टम फॉलो किया जाता है। आइए अब आगे चलते हैं। देखिए, बेसिकली गवर्नमेंट सिस्टम जो होता है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है यूनिटरी सिस्टम और दूसरा होता है फेडरल सिस्टम। आइए दोनों को अलग अलग समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं यूनिटरी सिस्टम में। तो देयर इज़ ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और द सब यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है। मान के चलिए अगर सेंट्रल लेवल है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही रहेगी और कोई भी लेवल्स नहीं होंगे। और जो सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट, जो भी सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट होगी, वह जो भी बिल पास करती है या जो भी कानून बनाती है, जो भी ऑर्डर देती है, वह सारे के सारे स्टेट्स को और लोकल गवर्नमेंट को भी मानना पड़ेगा। द सेकेंड वन इज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑन ऑर्डर्स टू द प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट। मतलब यूनिटरी सिस्टम में क्या रहेगा? जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी ऑर्डर पास करेगा, लॉ पास करेगा, वो स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट को मानना ही पड़ेगा। द थर्ड वन इज सेंट्रल गवर्नमेंट इज सुप्रीम। तो सीधे सीधे हमने यूनिटरी का मतलब क्या, यूनिटरी से आपको समझना फंडा समझना है कि यूनिटरी मतलब ओनली वन लेवल। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही रहेगी और वही जो भी चीज़ करेगी वह सभी को मानना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें किसकी? फेडरल सिस्टम की। तो फेडरल सिस्टम में देखिए क्या होता है। देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। अभी हमने जाना कि फेडरल सिस्टम में क्या होगा, गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल नहीं रहेगी, उसके 2 या 2 से अधिक लेवल्स हो सकते हैं। ठीक है। द सेकेंड वन इज द सेंट्रल लेवल कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग। तो यहाँ पर एक और अच्छी चीज़ सामने निकल कर आई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो होगी वह स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर नहीं दे सकती।
यहाँ पर क्या हुआ, जो कि हमने पढ़ा था कि लेवल्स जो होंगे और वह लेवल्स क्या करेंगे, अपने पावर्स का इंडिपेंडेंटली यूज़ कर सकेंगे, कोई किसी पर ऑर्डर नहीं दे सकता। द थर्ड वन इज स्टेट गवर्नमेंट हैज़ पावर ऑफ इट्स ओन फॉर विच इट इज़ नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब स्टेट गवर्नमेंट के पास भी अपना क्या होता है, इसमें पावर्स होते हैं, जिसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वह क्या करे, सेंट्रल गवर्नमेंट को उसका आंसर दे कि भैया हम ये चीज़ करना चाह रहे हैं, आपकी आज्ञा हो तो ये चीज़ कर लें, ऐसा कुछ नहीं होता। तो फेडरल सिस्टम और यूनिटरी सिस्टम इस तरीके से एक दूसरे से डिफरेंस रखते हैं। आइए अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं फीचर ऑफ फेडरलिज्म की, मतलब फेडरल सिस्टम्स के क्या क्या फीचर्स होते हैं। देखिए पहला दिया हुआ है, देयर आर 2 और मोर लेवल्स और टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट। हमें मालूम है कि फेडरल सिस्टम में क्या होता है, गवर्नमेंट के 2 या 2 से ज़्यादा लेवल हो सकते हैं। द सेकेंड वन इज different level or tiers of government govern the same citizen but each tier has its own jurisdiction। मतलब कहने का क्या है कि अलग अलग लेवल्स तो हैं और वह अलग अलग लेवल्स क्या करेंगे, सिटीजन्स के लिए काम भी करेंगे, बट उनके अपने अपने क्या होंगे, जुरिडिक्शंस होंगे। मतलब स्टेट लेवल हो चाहे सेंट्रल लेवल हो, दोनों के ही क्या होंगे, जुरिडिक्शन होंगे। जुरिडिक्शन का मतलब होंगे दायरे होंगे, एक लिमिट्स होगी। ऐसा नहीं है कि पावर दे दिया गया है तो वह उसका मिसयूज़ करें। अब ये जो जुरिडिक्शन होते हैं, ये लेजिस्लेशन, टैक्सेशन और एडमिनिस्ट्रेशन के बेस पर लागू किए जाते हैं, इनकी एक लिमिट होती है। ओके, आइए आगे चलते हैं। The jurisdiction of the respective levels or tiers of government are specified in the constitution। अब इनके दायरे जो भी होते हैं, जो भी इनकी लिमिट्स होती हैं अलग अलग लेवल्स की, ये कहाँ पर स्पेसिफाइड है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर स्पेसिफाइड है। हमारे संविधान पर लिखा गया है कि किस तरीके से इनके दायरे होंगे और क्या क्या इनकी पावर्स होंगी। द नेक्स्ट वन इज द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज्ड बाय वन लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब जो भी प्रोविजंस, फंडामेंटल प्रोविजंस हमारे संविधान में है, कॉन्स्टिट्यूशन में है, उनको एक तरफा चेंज नहीं किया जा सकता, है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी लेवल उठ कर आए, मान लीजिए स्टेट लेवल है, वो आया बोले हमें ये यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन का ये चीज़ चेंज करना है और उठा के चेंज कर दिया। उसका एक प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर को पूरा फॉलो करना पड़ता है, तब जाकर क्या होता है, वो चीज़ होती है, अमेंडमेंट्स होते हैं। लेकिन अगर बात करें किसी एक पर्टिकुलर लेवल की, तो ऐसा संभव नहीं है। नेक्स्ट इज कोर्ट हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। हमने पिछले वीडियो में देखा था पावर शेयरिंग वाले में कि जुडिशरी एक ऑर्गन था हमारा, जो कि क्या कर रहा था, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों पर ही क्या करता था, नज़र रखता था। तो यहाँ पर कोर्ट के पास पावर होता है कि वह क्या कर सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन में इंटरप्रेट कर सकता है, और जो पावर्स हैं, लेवल्स की जो पावर्स हैं जो बांटी गई हैं, उन पर भी क्या कर सकता है, वो इंटरप्रेट कर सकता है। द नेक्स्ट इज सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू एंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। मतलब देखिए क्या अलग अलग लेवल है, चाहे वह सेंट्रल लेवल हो, लोकल लेवल हो या फिर स्टेट लेवल हो, भाई अपने काम करने के लिए, उनके जो सब्जेक्ट्स हैं उन पर काम करने के लिए उनको पैसे चाहिए। पैसे के लिए उन्हें क्या चाहिए, सोर्स ऑफ रेवेन्यू, मतलब पैसे का स्रोत, पैसे कहाँ से आएंगे। तो अलग अलग लेवल्स के अलग अलग क्या होते हैं, सोर्सेज होते हैं रेवेन्यू के, ताकि क्या कर सकें वह उस हिसाब से वहाँ पर काम कर सकें, है ना। जैसे कि अगर लोकल लेवल की बात करें तो लैंड टैक्स हो गया या टोल टैक्स हो गया, तो इस तरीके से जो भी टैक्स होते हैं, ठीक है। स्टेट लेवल की बात करें तो जैसे आपका गुड एंड सर्विस टैक्स हो गया। तो इस तरीके के ये टैक्स से ही क्या करते हैं, सरकार जो होती है वह हमारे हित के लिए, नागरिकों के लिए काम करती है। तो अलग अलग लेवल्स के अलग अलग क्या होते हैं, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू होते हैं। द लास्ट वन इज द फेडरल सिस्टम हैज़ डुअल ऑब्जेक्टिव्स। अब जानते हैं कि ये फेडरल सिस्टम जो होता है, इसके 2 महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होते हैं। द फर्स्ट वन इज टू सेफगार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ कंट्री। भाई बिल्कुल सही बात है कि क्या होता है, फेडरल सिस्टम के कारण ये क्या करता है, यूनिटी को बनाए रखने में काम करता है। किस तरीके से, देखिए लेवल्स हैं अलग अलग, और अलग अलग लेवल्स का उद्देश्य क्या होता है, देश का हित करना, देश के लिए काम करना, देश में रहने वाले नागरिकों के लिए काम करना। तो एक तरीके से सारे के सारे जो लेवल्स हैं वह क्या है, यूनिटी दिखा रहे हैं, यूनिटी दिखा रहे हैं, और उसी के कारण क्या हो रहा है, देश प्रमोट हो रहा है। द सेकेंड वन इज एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी।
ये क्या करता है, रीजनल डाइवर्सिटी। अब भारत जैसे विशाल देश जहाँ पर इतनी सारी डाइवर्सिटीज़ हैं, विविधताएं हैं, चाहे वह भाषा के आधार पर हो, धर्म के आधार पर हो, खाने पीने के आधार पर हो, कल्चर के आधार पर हो, हम देखते हैं कितनी सारी डाइवर्सिटीज़ हैं। तो क्या करता है फेडरल सिस्टम के कारण, यह डाइवर्सिटीज़ जो होती है वह भी क्या होती है, प्रमोट होती है। ओके, आइए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं रूट्स थ्रू विच फेडरेशन कैन बी फॉर्म्ड। तो जो फेडरल सिस्टम होता है वह किन किन तरीकों से फॉर्म होता है, बेसिकली इसको हम फेडरल सिस्टम के टाइप्स भी कह सकते हैं। तो पहला टाइप्स है कमिंग टुगेदर। द फर्स्ट रूट इन्वॉल्व इंडिपेंडेंट स्टेट कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट। भाई इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, मान लीजिए एक कोई लैंड फॉर्म है, ठीक है ना। अब इसके आसपास छोटे छोटे क्या हैं, और भी लैंड फॉर्म हैं। तो इन लोगों ने सबने एक समझौता किया कि क्या करते हैं भैया, अपन अब साथ में मिल जाते हैं और एक नेशन बना लेते हैं, जैसे कि यूएसए, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रेलिया। तो ये छोटे छोटे जो इंडिपेंडेंट स्टेट होते हैं, ये लोग मिलकर क्या कर लिया, इन लोगों ने एक बड़ा सा देश बना लिया। तो इस तरीके का जो फेडरल सिस्टम होता है वह क्या कहलाता है, आपका कमिंग टुगेदर। बात करें नेक्स्ट की, जो कि है आपका होल्डिंग टुगेदर। अब देखिए होल्डिंग टुगेदर क्या होता है, द सेकेंड रूट इज दैट अ लार्ज कंट्री डिसाइडेड टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट एंड द नेशनल गवर्नमेंट। यहाँ पर क्या होता है, एक जो लार्ज कंट्री होती है वह क्या करती है, अपने स्टेट्स और नेशनल गवर्नमेंट में उसको डिवाइड कर लेती है, ताकि क्या हो सके, अच्छे तरीके से वहाँ के पीपल्स को क्या करा जा सके, गवर्न किया जा सके। तो इस टाइप को हम क्या बोलते हैं, होल्डिंग टुगेदर। यहाँ पर यही तो हो रहा है, अलग अलग लेवल्स हैं। आपने देखा सेंट्रल लेवल, इंडिया की बात करें तो सेंट्रल लेवल है, फिर आपका स्टेट लेवल है और फिर लोकल लेवल है। तो यह तीनों ही आपस में क्या करते हैं, रिलेशन बना के रखते हैं, है ना। तो इनको हम क्या बोलते हैं, इस टाइप के फेडरल सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, होल्डिंग टुगेदर। तो यह आप देख सकते हैं एग्जांपल में, जैसे कि यहाँ पर दिया है इंडिया, स्पेन और बेल्जियम। पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको, तो अगर पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो पिछले वीडियो को ज़रूर आप देखें, मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक शेयर कर दूंगा। तो इस तरीके से फेडरल सिस्टम के दो टाइप्स होते हैं, कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर, ठीक है। अब देखिए होल्डिंग टुगेदर में एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया, जैसे कि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया एक बड़ा देश है ना। ऐसा नहीं है कि छोटे छोटे देश मिलकर इंडिया बने, एक बड़ा देश था और फिर इसको हमने किस में डिवाइड कर दिया, छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइड कर दिया, ताकि अलग अलग स्टेट्स अपना एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से चला सकें। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये स्टेट्स जरूर विभाजित हैं, पर इन स्टेट्स को कोई भी राइट नहीं है कि यह क्या हो सकें, अलग हो सकें। तो इस तरीके का जो फेडरल सिस्टम होता है या फेडरल टाइप होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, होल्डिंग टुगेदर। आइए चलिए अब आगे चलते हैं। अब है व्हाट मेक इंडिया अ फेडरल कंट्री। हमने देख लिया इंडिया कैसी कंट्री है, एक फेडरल कंट्री है। मतलब हमारे इंडिया में कैसा सिस्टम है, यूनिटरी सिस्टम नहीं है, कैसा सिस्टम है, फेडरल सिस्टम है। तो द फर्स्ट वन इज द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज द यूनियन ऑफ स्टेट। तो हमारे संविधान में साफ साफ कहा गया है कि इंडिया क्या है, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। मतलब कई राज्य मिलकर क्या बनाते हैं, इंडिया को बनाते हैं। द सेकेंड वन इज कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड टू टीयर सिस्टम। मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया गया तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ और सिर्फ कितने लेवल्स बताए गए, दो लेवल्स। कौन कौन से, एक तो हो गया आपका सेंट्रल लेवल और एक हो गया आपका स्टेट लेवल, है ना। ये जब हमारा संविधान का निर्माण हुआ तब बनाया गया। बाद में अमेंडमेंट कर कर, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट संशोधन कर कर हमने थर्ड लेवल भी बनाया, जिसे हम बोलते हैं पंचायती राज, या फिर आप लोकल गवर्नमेंट के नाम से भी उसे जानते हैं, ठीक है। द थर्ड लेवल और द थर्ड टीयर ऑफ फेडरलिज्म वॉज एडेड इन द फॉर्म ऑफ पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़। तो थर्ड लेवल जो है उसको बाद में हमने ऐड किया अमेंडमेंट्स के थ्रू, मतलब संशोधन के थ्रू। उसके बारे में भी हम आगे देखेंगे। अब देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट बेसिकली क्या होती है कि इसे आप इस तरीके से मान सकते हैं कि मान लीजिए आप तीन दोस्त हैं, ठीक है, एक ए, बी और सी। कुछ काम मैंने ए को दे दिए, कुछ काम मैंने बी को दे दिए और कुछ काम मैंने सी को दे दिए। अब ए क्या करेगा, अपने काम करेगा, बी क्या करेगा, अपने काम करेगा और सी क्या करेगा, अपने काम करेगा। जो जो इनको काम बांटे गए हैं वह ये काम करेंगे।
तो कुछ इसी तरीके से ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट भी होती हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। अब देखिए, यूनियन लिस्ट मतलब केंद्र सूची, स्टेट लिस्ट मतलब राज्य सूची, और कॉन्करेंट लिस्ट मतलब लोकल सूची। आप सोच रहे होंगे लोकल लेवल है तो लोकल सूची होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको हम बोलते हैं समन्वर्ती सूची। अभी दोनों के बारे में हम तीनों के बारे में हम जानते हैं। देखिए, द फर्स्ट वन इज यूनियन लिस्ट मतलब केंद्र सूची। केंद्र से आप समझ गए, यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट्स होंगे वह किसकी देख रेख होगी, उस पर काम करना सेंट्रल गवर्नमेंट की। इट इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो भाई क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है वो हमारा हायर लेवल होता है, तो यहाँ पर जिन सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया जाता है वह नेशनल इंपॉर्टेंस रखते हैं। द फर्स्ट इज डिफेंस ऑफ कंट्री, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी। तो इससे जुड़े जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं उस पर किस तरीके के लॉ बनाना है और उन पर किस तरीके से काम करना है, इसकी जिम्मेदारी किसकी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की। द नेक्स्ट वन इज स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में देखिए किन किन सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया गया है, पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, आपका एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। तो इस तरीके के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसको स्टेट लिस्ट में इंक्लूड किया गया है, और इस पर लॉ बनाने का काम किसका होता है, स्टेट लिस्ट का। अच्छा, लॉ बनाने के उस पर मैं आपको एक फैक्ट बता दूं कि लॉ बनाने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ही कर सकते हैं। लोकल गवर्नमेंट यानी पंचायती राज के पास लॉ बनाने का अधिकार नहीं होता है, ठीक है। लॉ बनाने का काम किसका होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट का। चलिए आगे चलते हैं। द थर्ड वन इज कॉन्करेंट लिस्ट मतलब समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची में देखिए किन किन सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया जाता है, एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, एडॉप्शन, सक्सेशन। तो इस तरीके के जो भी कॉमन मुद्दे होते हैं ना, मतलब जो स्टेट भी कर सकती है और यूनियन वाले भी कर सकते हैं, मतलब सेंट्रल लेवल भी कर सकती है और स्टेट लेवल भी कर सकती है। लेकिन 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 अब देखिए यहाँ पर दोनों ही चीज़ आ रही है, मतलब सेंट्रल वाले भी आ रहे हैं और स्टेट वाले भी आ रहे हैं। अब भैया दो लोग हैं तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी ऐसी चीज़ तो ज़रूर होगी कि जिसमें क्या हो, कॉन्फ्लिक्ट हो। तो कई बार ऐसे मुद्दे हो जाते हैं जिसके बीच में क्या हो जाता है, यूनियन और स्टेट के बीच में, मतलब सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में किसकी मानी जाएगी, सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट को कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कोई एक ऐसा लॉ है जो स्टेट गवर्नमेंट बनाना चाहती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच उसके बीच थोड़ा सा कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो इफ द लॉ कॉन्फ्लिक्ट विथ ईच अदर, द लॉ मेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट विल बी कंसिडर। तो ऐसी स्थिति में किसकी मानी जाएगी, यूनियन गवर्नमेंट की मानी जाएगी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की मानी जाएगी, विच इज़ द हायर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तो इस तरीके से इस पार्ट में अभी इतना ही रखते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो फर्स्ट पार्ट यहीं पर एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल जाएगी। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि और भी लोग इससे पढ़ सकें, और कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।